सुप्रभात बच्चों। कल हमने इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग दोनों प्रकृतियों के बारे में पढ़ा, अर्थात उसकी द्विक प्रकृति के बारे में पढ़ा। इस द्विक प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन द्रव्य यानी कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों में रह सकता है। किसी भी पदार्थ तथा प्रकाश की द्विक प्रकृति के कारण अत्यंत सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग को एक साथ शुद्ध रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1937 में एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा वेग को एक साथ पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित रूप में निर्धारित करना संभव नहीं है। अर्थात कण की स्थिति का अगर ठीक ठीक निर्धारण करेंगे तो वेग अनिश्चित होगा, और अगर वेग का निर्धारण ठीक ठीक करेंगे तो उसकी स्थिति अनिश्चित होगी। अगर मान लेते हैं कि स्थिति की अनिश्चितता को डेल्टा एक्स से तथा वेग की अनिश्चितता को डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, तो इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन h/4 पाई m। यहाँ पे किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग की एक साथ निर्धारण में सदैव h/2 पाई के बराबर न्यूनतम अनिश्चितता निहित रहेगी। अर्थात यदि किसी कण की स्थिति अधिक सीमा तक निश्चित है तो उसके वेग में उतनी ही अनिश्चितता होगी, तथा यदि कण का वेग ठीक ठीक निर्धारित करेंगे तो उसकी स्थिति में उतनी ही अनिश्चितता होगी। यह अनिश्चितता प्रायोगिक त्रुटि नहीं है, बल्कि स्थिति और वेग को एक साथ निर्धारित करने में निहित अनिर्धार्यता के कारण होती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के लिए है। बड़े कणों का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए डेल्टा यू और या डेल्टा एक्स का गुणनफल कम होगा, अर्थात वेग और स्थिति की अनिश्चितता का मान कम होगा। इसलिए बड़े कणों का वेग और स्थिति एक साथ ठीक ठीक निर्धारित कर सकते हैं। यह सिद्धांत केवल स्थिति व संवेग के युग्म के लिए ही सही है, परन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी यानी ऊर्जा और समय, कोणीय संवेग और कोण इत्यादि के लिए भी गुणनफल h/4 पाई के बराबर होता है अथवा इससे अधिक होता है। इसका महत्व क्या है? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सामान्य जीवन में महत्व लगभग सभी वस्तुओं के द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनकी स्थिति तथा वेग के एक साथ निर्धारण में अनिश्चितता का मान काफी कम आना चाहिए। जैसे 100 ग्राम की द्रव्यमान
युक्त किसी एक गेंद के लिए स्थिति और वेग का निर्धारण जो है वो अत्यंत सूक्ष्म आता है, जिसे किसी संवेदनशील यंत्र के द्वारा भी मापा जा सकता है। इसलिए सामान्य जीवन में अनिश्चितता के सिद्धांत का कोई खास महत्व नहीं है। दूसरा देखते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए महत्व। बहुत छोटे द्रव्यमान के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, जिनके द्रव्यमान नगण्य हैं, इनके स्थिति और वेग में निहित अनिश्चितता अधिक आनी चाहिए तथा इसके लिए अनिश्चितता के सिद्धांत का महत्व बढ़ जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का मान 5.79 गुणे 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आता है, जो अन्य लाक्षणिक राशियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसे नगण्य नहीं कह सकते। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग का एक साथ शुद्ध निर्धारण संभव नहीं है। अब इस अनिश्चितता के सिद्धांत तथा उपरोक्त निष्कर्ष बोर सिद्धांत की मूल परिकल्पनाओं के विपरीत हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करता है, अर्थात उसकी स्थिति निश्चित होती है तथा उसका निश्चित संवेग mvr = nh/2π अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अतः आजकल बोर की अवधारणा, कक्षाओं की अवधारणा को प्रायिकता धारणा से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर यह निश्चित किया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते तो उसकी स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता का मान 10⁻15 मीटर होना चाहिए, जबकि यह आता है अनिश्चितता 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थिर नहीं हो सकता है। अब आते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, उपकोषों अथवा कक्षकों की अवधारणा। सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल मैकेनिक्स के नियमों के आधार पर इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की गतिशीलता की व्याख्या करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति भी क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती। वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग, बोर्न और जॉर्डन तथा श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने के लिए एक नई मैकेनिक्स, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी या वेव मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी की खोज किया।
इसमें किसी इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या कुछ प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी प्रायिकता फलनों के रूप में की जाती है। इनको उपकोष या कक्षक अथवा ऑर्बिटल कहा जाता है। इस क्वांटम मैकेनिक्स ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति की व्याख्या को ठीक ढंग से किया। अब देखते हैं श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्याख्या निम्न प्रकार से व्यक्त की गई। इसके अनुसार डेल 2 साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट E माइनस V फाई इज इक्वल टू 0, जहाँ E निकाय की कुल ऊर्जा, V निकाय की स्थितिज ऊर्जा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h प्लांक नियतांक। इस समीकरण में प्रयुक्त डेल 2 एक गणितीय ऑपरेटर है जिसका मान डेल्टा 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पर फाई एक गणितीय फलन है जिसे तरंग फलन भी कहा जाता है। अब यह श्रोडिंगर का तरंग समीकरण द्वितीय कोटि की अवकलनीय समीकरण है तथा इसके अनेक हल संभव हैं। इसमें कुछ काल्पनिक हैं जो ग्राह्य नहीं होते। किसी भी परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी स्वरूप को ज्ञात करने के लिए उस परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल किया जाता है। किसी परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण के ग्राह्य तरंग फलन उस परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थित वह अंचलों को व्यक्त करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। नाभिक के चारों ओर स्थित इन अंचलों को ही ऑर्बिटल कहा जाता है। अब तरंग फलन फाई का महत्व क्या है? जो श्रोडिंगर समीकरण है उसमें प्रयुक्त तरंग फलन साई इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। फाई एक इस प्रकार का फलन है जिसका वर्ग अर्थात फाई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर स्थित किसी विशिष्ट अंचल के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। फाई एक गणितीय फलन है जिसका मान एक स्थान पर उच्च तथा उसी क्षेत्र के दूसरे स्थान पर निम्न होता है। फाई किसी कण की स्थिति तथा गति के बारे में पूर्ण सूचना देता है। यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा उच्च होती है तो उस कण के लिए फाई का मान तेजी से बदलता है। फाई का मान किसी कण के साथ संबद्ध गोलीय द्रव्य तरंगों के आयाम को व्यक्त करता है। फाई का मान केवल गतिमान कण के लिए बदलता है। मैक्स बोर्न के अनुसार गतिशील कणों के कारण बनी द्रव्य तरंग में किसी स्थान पर कणों का औसत घनत्व फाई स्क्वायर के समानुपाती होता है तथा यदि किसी स्थान पर फाई स्क्वायर का मान 0 है
तो उस स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। अब देखते हैं उपकोष या कक्षक या ऑर्बिटल की अवधारणा। इसको समझने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उदाहरण के रूप में लेते हैं। बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन के कक्ष में उपस्थित रहता है। इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान -2.18 × 10⁻18 जूल प्रति परमाणु प्राप्त किया जाता है। अगर इसको श्रोडिंगर समीकरण से हल किया जाए तो -2.18 × 10⁻18 जूल से संबंधित इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को नाभिक से r दूरी पर व्यक्त करने के लिए समीकरण देते हैं phi = C1e - C2r, जहाँ C1 C2 स्थिरांक है। चूँकि phi² नाभिक के चारों ओर स्थित किसी आंचल विशेष में एक इलेक्ट्रॉन विशेष में पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है, जिसको वितरण फलन d से व्यक्त किया जाता है और d = 4π² phi² होता है। इस वितरण फलन को नाभिक से r दूरी पर स्थित dr मोटाई की एक गोलाकार कोश में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करती है। अब विभिन्न d के मानों को तथा r के मध्य एक ग्राफ खींचने पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रायिकता वितरण वक्र प्राप्त होता है। आप देखिए प्रायिकता वितरण वक्र है। इसमें d और r के मानों के मध्य एक ग्राफ खींचा गया है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन मेघ को दूसरे वाले में देखिए एक अनुप्रस्थ काट के द्वारा दिखाया गया है। अब इस वक्र से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, इसमें नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है, जो कि दिखाई दे रहा है। नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना में वृद्धि होती है। यहाँ देखिए नाभिक से 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। यह दूरी बोर की प्रथम त्रिज्या कहलाती है। और आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कम होती जाती है और लगभग 2 एंगस्ट्रॉम दूरी के पश्चात यह समाप्त हो जाती है। तो नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल के लक्षण क्या है? इलेक्ट्रॉन के लक्षण, ऑर्बिटल के लक्षण। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, ये तो हमने बता दिया। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकक्ष की सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं का मान समान होती है। इन्हें कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल या अपभ्रंश ऑर्बिटल। किसी उपकक्ष की विभिन्न ऑर्बिटल त्रिविम विन्यास ग्रहण करती है। जैसे p उपकक्ष में स्थित 3 ऑर्बिटल x, y और z अक्ष के समानांतर होते हैं, इसलिए इसको px, py और pz कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक उपकोष की ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में
अंतर हो जाता है जिनमें विभेद किया जा सकता है। इस प्रकार के कक्षकों को अनअपभ्रंश ऑर्बिटल या नॉन डीजनरेट कहा जाता है। किसी मुख्य कक्ष में स्थित ऑर्बिटलों की संख्या n² के बराबर होती है तथा जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर है। अब आप देखिए कि कक्षा के लिए n का मान 1, इसमें एक कक्षक होगा 1s। l के लिए n का मान 2, 2², इसमें 4 होंगे, 2s, 2px, 2py, 2pz। m के लिए n का मान 3, ऑर्बिटलों की संख्या 3 का वर्ग, 3s, 3px, 3py, 3pz, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² माइनस y² और 3dz²। कक्ष तथा ऑर्बिटल में अंतर। ऑर्बिटल और कक्ष एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन परमाणु में बोर की n बराबर 1 कक्ष को निरूपित करता है। अब आप देखें इसमें 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए दिया गया है और n बराबर 1 के लिए यह कक्ष दिया गया है। नाभिक और बाहर की एक कक्षा बोर्स ऑर्बिट है और यहाँ पर भी n बराबर 1 है, 1s ऑर्बिटल है। यह तरंग के रूप में प्रदर्शित है और यह कक्षा के रूप में प्रदर्शित है। आगे देखते हैं इन दोनों का विशेष अंतर। आप देखिए बोर कक्ष में नंबर 1, यह सुनिश्चित गोलाकार पथ है जिसे बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को गतिशील माना गया है। ऑर्बिटल में यह नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। बोर कक्ष में अधिकतम 2n² समावेशित हो सकते हैं जहां n कक्ष की संख्या निरूपित करते हैं। यहाँ एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की गति हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के अनुरूप नहीं होती है जबकि ऑर्बिटल में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम के अनुरूप होती है। कक्ष अदिशात्मक होते हैं जबकि ऑर्बिटल यस को छोड़कर बाकी सभी दिशात्मक होते हैं। अगला है कक्ष गोलाकार आकृति के होते हैं जबकि ऑर्बिटल विभिन्न ऑर्बिटलों के आवेश मेघ वितरण का भिन्न भिन्न होता है, इसके कारण उनकी आकृतियां भी अलग अलग होती हैं। तो यह मुख्य अंतर है कक्ष और ऑर्बिटल में। तो आज हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण पढ़ा तथा उसके अनुसार कक्ष और ऑर्बिटल की अवधारणा तथा इन दोनों में अंतर पढ़ा। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।